हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। तो अभी हमने क्या सीरीज स्टार्ट करी है? सोशल साइंस की यानी सामाजिक विज्ञान की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट की है, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपके अपकमिंग एग्जाम में। जो भी एग्जाम आपकी अभी होने वाली है 14 दिसंबर को, तो आपको एसएसटी के प्रिपरेशन में ये आपको हेल्प करेगी। प्रैक्टिस सेशन आज 2 है, रिवीजन क्लास है ये आपका, तो आप इसको रिवीजन के रूप में लेना सारे क्वेश्चन को। सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर बेस्ड है, तो सारे क्वेश्चन को आपको ध्यान देना है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन थोड़े से फेरबदल से रिपीट भी होते हैं, तो आप ध्यान से देखना। हो सकता है कि कोई क्वेश्चन रिपीट भी हो जाए, हो सकता है कि उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया जाए, तो आपको ध्यान देना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, साथ ही सारे क्वेश्चन के आंसर के एक्सप्लेनेशन भी हम देखेंगे कि आखिर आंसर होगा क्यों, ये ऑप्शन सेलेक्ट क्यों करना है, और उसको जो ऑप्शन नहीं होगा उसको रिजेक्ट क्यों करना है। एलिमिनेशन टेक्निक भी आपको लगानी होगी ताकि आप बेटर रिजल्ट दे सको, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवीजन प्रैक्टिस सेशन 2 बाय नेहा सिंह। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 यानी कथन वाला है। सबसे पहले क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि रजिया ने अपने शिलालेखों पर अपना नाम बदल लिया और दिखवाया कि वह एक पुरुष है। रजिया सुल्तान के बारे में हमने दिल्ली सल्तनत जब हम पढ़ रहे थे, दिल्ली सुल्तान्स के बारे में, तो हमने क्या देखा था कि जो रजिया थी वो बहुत ही मतलब काबिल थी, है ना। किसकी बेटी थी? सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, है ना। सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया, और वो अपने चारों पांचों भाइयों में सबसे ज्यादा काबिल थी, इसलिए उनको क्या बनाया गया? दिल्ली का सुल्तान बनाया गया था, ठीक है। लेकिन वहां उस टाइम के जो सोशल ऑर्डर थे, जो मैंने आपको पिछले क्लास में क्या बताया था कि सोशल ऑर्डर थे, कुछ सोशल नॉर्म्स थे, उसमें जो वहां उस टाइम के जो तारीख लिखते थे, तारीख लिखने वाले जो लेखक थे, कवि थे, उन्होंने क्या बोला था कि कौन बन सकता है राजा? जो कि मेल हो, है ना। बर्थ राइट होना चाहिए। एक तो आपको राजा बनना है, सुल्तान बनना है, तो आपके पास बर्थ राइट होना चाहिए, जन्म सिद्ध अधिकार होना चाहिए। और दूसरा कि लिंग भेद नहीं होना। लिंग भेद के बारे में उन्होंने बात किया था कि महिला जो है वो शासन नहीं चला सकती और पुरुष ही शासन चला सकते हैं। क्यों? क्योंकि फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, शारीरिक रूप से जो पुरुष होते हैं वो क्या होते हैं? स्ट्रांग होते हैं, ज्यादा मजबूत होते हैं महिलाओं की तुलना में। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, जब रजिया सुल्तान कैपेबल थी अपने भाइयों की तुलना में, तो उन्हें राजगद्दी पे बैठा दिया गया था। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि रजिया तो लड़की थी, लेकिन उनको तो बनना था नहीं, तो उन्होंने अपने शिलालेख पे इंस्क्रिप्शन लिखा जाता था पहले। अपने जो कारनामे, पहले के जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो क्या करते थे? अपने कारनामों को, अपने जो रूल्स थे अपने राज्य के, उसको उस पर उसका इंस्क्रिप्शन लिखवाया करते थे, शिलालेख लिखवाया करते थे। तो यहाँ पे बता रहा है कि कथन ए ये बोल रहा है कि रजिया क्या करती थी कि जब शिलालेख पे उन्होंने अपना जब इंस्क्रिप्शन लिखवाया, तो उन्होंने क्या लिखा है कि आप इंस्क्रिप्शन में ये नहीं लिखना है आपको कि मैं एक महिला हूं, आपको पुरुष लिखना है कि रजिया एक पुरुष है। तो क्या ये बात सही है? ये आपको बताना है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। वो पूरी तरीके से सहमत थी कि हाँ मैं महिला हूं और मैं ही सुल्तान हूं। उन्होंने ऐसा कहीं नहीं लिखवाया कि उस रजिया ने अपने शिलालेखों पर अपना नाम बदल दिया। नहीं, नाम नहीं बदला था और दिखवाया कि वह एक पुरुष है, ऐसा नहीं हुआ था। ये बात हुई थी, लेकिन किसने की थी अभी हम जिक्र करेंगे इसकी, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। तारीख के लेखकों, तारीख क्या था? जो पहले के इतिहास लिखे जाते थे उसको हम तारीख कहते थे, पर्शियन टर्म है, याद रखिएगा। ने सामाजिक और लैंगिक अंतर का इस्तेमाल यह तर्क देने के लिए किया कि पुरुष महिलाओं से श्रेष्ठ है। ये बात बिल्कुल सही है। जो लेखक हुआ करते थे, अभी मैंने बताया, तारीख लिखते थे, जो नोबल्स थे, है ना, कुलीन लोग थे, वो लोग क्या मानते थे कि महिलाओं को राज सत्ता नहीं चलानी चाहिए। कौन चलाएगा? पुरुष चलाएंगे, क्योंकि पुरुष जो होते हैं वो फिजिकली स्ट्रांग होते हैं महिलाओं से। तो ये बात सही है। तो कथन बी जो है वो गलत है, लेकिन कथन ए की रजिया ने अपना नाम बदल दिया था, ये गलत है। नाम किसने बदला था वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा और ए गलत हो जाएगा। तो किस में है? ए सत्य? ए सत्य तो है नहीं।
ए सत्य है लेकिन बी सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 2 के साथ हम जाएंगे कि ए क्या है, ए फॉल्स है और बी इज ट्रू, है ना। रजिया चेंज हर नेम ऑन हर इंस्क्रिप्शन एंड परटेंडेड शी वाज ए मैन, ये बिल्कुल गलत है। ऑथर ऑफ तारीख यूज सोशल एंड जेंडर डिफरेंसेस टू आर्गू दैट मैन आर सुपीरियर टू वीमेन, ये बात सही है, ठीक है। अब देखिए किसने अपना नाम लिखाया था, तो रुद्रमा देवी का नाम मैंने आपको जब मैं पढ़ा रही थी दिल्ली सल्तनत, तो आपको मैंने बताया था कि रुद्रमा देवी नाम की क्या थी, एक महिला थी। कहाँ की थी, काकतिया डायनेस्टी की थी। कहाँ की थी, काकतिया डायनेस्टी की रुद्रमा देवी नाम की एक महिला थी, क्वीन थी। 1200 कब से कब का है ये, 1262 से 1200 मतलब 1262 से 1289 की बात है ये। रुद्रमा देवी नाम की एक क्वीन थी, एक रानी थी, किससे बिलोंग करती थी, राजवंश से, काकतिया राजवंश की ये रानी थी, जो कि वेरेंगल में है, और वेरेंगल प्रेजेंट डे कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। इन्होंने क्या किया था, रुद्रमा देवी चेंज हर नेम ऑन हर इंस्क्रिप्शन एंड परटेंडेड शी वॉज ए मैन। ये काम रजिया सुल्तान ने नहीं किया था, ये काम रुद्रमा देवी ने किया था, जो कि काकतिया राजवंश की एक रानी थी, जो कि आज प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश वरंगल में है, ठीक है। तो अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने नाम चेंज करवाया था अपने इंस्क्रिप्शन में, अपने शिलालेख में, तो रुद्रमा देवी ने, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने क्यों उसको गलत बोला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबर जहांगीर और शाहजहां ने शासन के सिद्धांतों के रूप में सुलह ए कुल यानी सार्वभौमिक शांति के विचार का पालन किया। यानी कहा जा रहा है कि ये तीनों जो मुगल राजा थे, मुगल सुल्तान थे, तो इन्होंने क्या किया, एक सुलह कुल जिसको हम बोलते सार्वभौमिक शांति के विचार का पालन करते थे। तो देखिए अकबर करते थे, जहांगीर और शाहजहां नहीं करते थे, तो यहीं पर ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सुलह कुल को फॉलो कौन करता था, पालन कौन करता था, अकबर करते थे, ना कि जहांगीर, ना कि शाहजहां। ये गलत हो गया, ठीक है। तो अकबर, जहांगीर एंड शाहजहां फॉलोड द आइडिया ऑफ सुलह कुल यानी यूनिवर्सल पीस एज ए प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस, तो ये गलत हो गया, ठीक है। दूसरा है, आस्था से जुड़े लोगों के साथ अकबर की बातचीत ने उसे एहसास दिलाया कि धार्मिक विद्वानों को अनुष्ठानों और हठ धार्मिकता पर जोर देते थे और अक्सर कट्टरपंथी होते थे। ये बात सही है, यानी अकबर इंटरेक्शन विद द पीपल कनेक्टेड विद फेथ मेड हिम रियलाइज दैट रिलीजियस स्कॉलर हु एम्फसाइज रिचुअल एंड डॉगमास वेयर ऑफन बाइकट। तो ये बात सही है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। कथन जो स्टेटमेंट बी है वो सही है और स्टेटमेंट ए जो है वो गलत है, यानी कथन ए गलत है, ठीक है। तो आप किसके साथ हम जाएंगे, हम ऑप्शन नंबर फिर 2 के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ए असत्य है लेकिन बी सत्य है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सुलह कुल को पालन कौन करते थे, अकबर करते थे। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Under the Delhi Sultanate and the Mughal, the hierarchy between the social classes decreased. The tribal society were divided into numerous unequal classes. बिल्कुल सही बात है, यानी दिल्ली सुल्तानों और मुगलों के अधीन सामाजिक वर्गों के बीच पदानुक्रम कम हो गया था। समझे, जब आपका दिल्ली सल्तनत आया था, दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल आए थे, तो यहाँ पे जो सामाजिक जैसे सोशल डिफरेंसेस थे ना, वो कम हो गया था। ये बात सही है। सोशल डिफरेंसेस कब आपको देखने को मिला था, जब वर्ण सिस्टम मैंने पढ़ाया था। तो वर्ण सिस्टम में मैंने बताया था कि 4 वर्ण बने थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। तो वहाँ पे सोशल डिफरेंसेस आपको ज़्यादा देखने को मिले थे। लेकिन जब ये दिल्ली सल्तनत आया था, इस्लाम धर्म यहाँ पे जब आया था, तब वहाँ पे क्या देखने को मिला था कि जो सामाजिक वर्गों के बीच पदानुक्रम कम देखने को मिला था। ये बात सही है, ठीक है। जनजाति समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं थे। ये भी सही है कि जो ट्राइब्स लोग थे, ट्राइबल सोसाइटी थी, वो डिवाइडेड नहीं थी बहुत सारे अनइक्वल क्लासेस में। अनइक्वल क्लासेस में कौन डिवाइडेड था, तो मैंने क्या बताया था कि एक तरफ तो एक मेन स्ट्रीम था, मेन स्ट्रीम में 4 वर्ण वाले थे, वर्ण व्यवस्था चल रही थी, और एक तरफ ट्राइबल लोग थे जो कि जंगल में रह रहे थे, और इन
दोनों का क्या होता, ये जो ट्राइब लोग थे वो क्या करते थे, जो यहाँ पर समाज में जो नियम बने थे उसको ये फॉलो नहीं करते थे। ये ट्राइब लोग जो थे, ये जो जनजाति वाले लोग थे, इनके अपना रूल रेगुलेशन था। ये जो ब्राह्मण रूल रेगुलेशन बना दिया करते थे उसको ये फॉलो नहीं करते थे। तो ये बात सही है कि जनजाति समाज के कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था, क्योंकि यहाँ पे ब्राह्मण का रूल रेगुलेशन नहीं चल रहा था, इसलिए वो विभाजित नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? लेकिन आप यहाँ पर देखो कि इन दोनों कथनों में कोई मेल नहीं है। एक कहाँ हम जनजाति की बात कर रहे हैं और एक कहाँ हम दिल्ली सल्तनत और मुगल की बात कर रहे हैं। तो करेक्ट तो दोनों होगा, लेकिन दोनों में आपको कोई भी समानता देखने को, मतलब दोनों का कोई कनेक्शन नहीं दिखेगा आपको। तो हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? ए एंड बी दोनों क्या है? सत्य है, लेकिन बी ए का सही व्याख्यान नहीं है। दोनों सत्य है लेकिन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट बी इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। समझ में आई बात? चलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखना है आपको। बहादुर शाह जफर wrote letter to all the chiefs and the ruler to organize a confederacy of the Indian state to fight the British, है ना। और बहादुर शाह जफर डिसाइड टू ब्लेस द रिवेल ऑफ द 1857 चेंज द इंटायर सिचुएशन ड्रामेटिकली। ठीक है, यानी बहादुर शाह जफर ने अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने के लिए सभी प्रमुखों और शासकों को पत्र लिखा। ये बिल्कुल सही है कि बहादुर शाह कहाँ से लीड कर रहे थे? वो दिल्ली से लीड कर रहे थे। हैं बहादुर शाह जफर मुगल शासक, तो दिल्ली से लीड कर रहे थे। और जो छोटे छोटे प्रांतों के राज्य थे, जैसे आरा से कौन 1857 में आरा से कौन लड़ रहे थे? आरा भोजपुर जो है वहां से वीर कुंवर सिंह थे, है ना। फिर आपके लखनऊ से भी थी, बहुत हर जगह से अलग अलग लोग थे, है ना। आपकी झांसी की रानी थी, ये लोग सब अलग अलग जगह से लड़ रहे थे। तो अलग अलग प्रांतों को इन्होंने पत्र लिखा था, ये बात सही है, एक होने के लिए, है ना। तो एकता बनाने के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए इन्होंने पत्र लिखा था, ये बात सही है। बहादुर शाह जफर ने 1857 के विद्रोह को आशीर्वाद देने के फैसले ने पूरी स्थिति को नाटकीय रूप से बदल दिया, ये भी बात सही है। ठीक है, उन्होंने सपोर्ट किया था, तो ये बात भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों सही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम तीसरे ऑप्शन के साथ जाएंगे। ए एंड बी दोनों सत्य है और बी ए के कारण को सुनिश्चित करता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। ए एंड बी आर ट्रू एंड बी वॉज इंश्योर्ड बिकॉज ऑफ ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म ड्यूरिंग द कोलोनियल पीरियड। यानी यहाँ पे बात की जा रही है कि औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाओं, जाति और सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए यहाँ पे जो औपनिवेशिक काल था, है ना, कॉलोनियल जब आपका पीरियड चल रहा था, तो वहाँ पे बहुत सारे आपको विडो रीमैरिज एक्ट दिखे, है ना। बहुत सारे ऐसे समाज सुधारक देखने को मिले जिन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया, है ना। उन्होंने महिलाओं जो बाल विवाह है उसका विरोध किया, महिलाओं जो महिला विडो हो चुकी हैं उनके रीमैरिज का प्रस्ताव रखा। तो यहाँ पे 4 आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन सा फॉल्स है, कौन सा गलत नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन है कि पंडिता रमाबाई फाउंडेड अ विडो होम एट पुणे। ये बात सही है कि पंडिता रमाबाई ने पुणे में एक विधवा आश्रम की स्थापना की थी, सही है। ठीक है, हमें फॉल्स देखना है। द नॉलेज ऑफ एंशियंट टेक्स्ट हेल्प द रिफॉर्मर प्रमोट द न्यू लॉ, यानी प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान ने सुधारकों को नए कानून को बढ़ावा देने में मदद की। हाँ, प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से क्या मिला? नया कानून बनाने में आपको मदद मिली थी, ये भी बात सही है। उसके बाद विद्यासागर की बात हो रही है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात हो रही है। सजेस्टेड दैट विडो कुड रीमैरिज, यानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किसकी बात की थी, किसकी वकालत की थी? कि विधवा पुनर्विवाह पर उन्होंने जोड़ दिया था, तो ये भी बात सही है। चौथा है प्रार्थना समाज ड्रू ओनली अपॉन हिंदू टेक्स्ट, यानी प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों का सहारा ले नहीं। देखिए
समाज में रिफॉर्म लाना होता है, चेंजेस लाना होता है, तो हम बाइबल को भी पढ़ेंगे, हम कुरान को भी पढ़ेंगे, हम गीता को भी पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं था कि प्रार्थना समाज ने सिर्फ हिंदू टेक्स्ट यानी हिंदू के ग्रंथों को ही पढ़ के जो भी परिवर्तन लाने की कोशिश करी थी। तो इसका मतलब ये है कि ये आपका गलत है। यहाँ पे केवल जो दिया है ना, ओनली हिंदू नहीं, क्रिश्चियन के बाइबल को भी उन्होंने पढ़ा था, तो ये आपका ऑप्शन फॉल्स है और यही हमें ढूंढना था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 के साथ आप जा सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको देखना है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। कब की थी? 1800 यानी 1867 में महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने, है ना। तो ये आपको बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। क्योंकि मैंने क्लास 8 की हिस्ट्री नहीं आपको पढ़ाई है, इसलिए मैं यहाँ पे जो भी क्लास 8 की हिस्ट्री से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे उसको मैं डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान में रखना कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी। तो 1867 में यानी 1867 में, और महाराष्ट्र में हुई थी, है ना। कहाँ हुई थी? तो महाराष्ट्र में हुई थी। और किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने की थी। ये उनका इमेज है। अब एक और चीज ध्यान रखिएगा कि केशव चंद्र सेन ने इसके गठन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया था। तो यहाँ पे हेल्प किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने। किसका? आत्माराम पांडुरंग को, इसको बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो ये चीज आपको किसके लिए हम पढ़ रहे हैं? प्रार्थना समाज से रिलेटेड था। उसके बाद आपको रमाबाई के बारे में हमने अभी यहाँ ऑप्शन में था कि पंडिता रमाबाई फाउंडेड ए विडो होम एट पुणे, यानी पंडिता रमाबाई ने पूना में एक विधवा आश्रम की स्थापना की थी। ये बात सही था। तो ये कौन थी पंडिता रमाबाई? तो पंडिता रमाबाई ने खुद को महिला संस्कृत विद्वानों के बीच अग्रणी के रूप में प्रतिष्ठित किया था उस समय जब लड़कियों की शिक्षा आदर्श नहीं थी। यानी पंडिता रमाबाई ने संस्कृत में बहुत अच्छा उनको नॉलेज था, संस्कृत का बहुत नॉलेज था, और पुरुषों के बीच में वो अपने आप को क्या कर पाई थी? साबित कर पाई थी। उस समय की बात है जब महिलाओं को पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था। तो यहाँ पे वही चीज है, उस समय जब लड़कियों की शिक्षा आदर्श नहीं थी, उस समय इन्होंने संस्कृत में बहुत अच्छा नॉलेज प्राप्त था और डिग्री प्राप्त था। उन्होंने लड़कियों की, अब इन्होंने काम क्या किया था पंडिता रमाबाई ने? तो एक इनका जो जन्म हुआ था इनके पिता के आश्रम में हुआ था, है ना। और उन्होंने लड़कियों की शिक्षा की वकालत की और विधवा के पुनर्विवाह को बढ़ावा देते हुए बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाया। तो यहाँ पे इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि पंडिता रमाबाई ने क्या किया। एक तो उन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर काम किया, शिक्षा की बात करी, उन्होंने क्या, किसको बढ़ावा दिया कि विधवाओं का पुनर्विवाह, विडो रीमैरिज पर इन्होंने बात किया। और दूसरा कि बाल विवाह के खिलाफ इन्होंने बात किया कि बाल विवाह नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है विद्यासागर के बारे में हम बात करें तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बाल विवाह के खिलाफ जोरदार लड़ाई लड़ी, महिलाओं की शिक्षा के अधिकार की रक्षा की और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, है ना। विडो रीमैरिज एक्ट पारित करने में किसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो ईश्वरचंद विद्यासागर की। ठीक है, तो ये आपको कुछ पॉइंट है जो कि आपको याद ध्यान में रखना चाहिए। क्वेश्चन इनसे भी बन सकता है, तो इस चीज को आप मेंशन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ तेलंगाना वाज इंटायरली पार्ट ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया? तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था? तो तेलंगाना किस राज्य का था? आपका आंध्र प्रदेश का। तेलंगाना जो है 29वां राज्य बना था हमारा भारत में। उनका जो सबसे लास्ट में राज्य बना था, 29वां राज्य कौन बना था? तेलंगाना। लेकिन तेलंगाना किससे कटा था? पहले ये आंध्र प्रदेश का पार्ट था, उसके बाद आंध्र प्रदेश अलग हो गया और तेलंगाना एक अलग राज्य के रूप में साबित हुआ। ठीक है, अब कब हुआ था आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। आप डेट और ईयर आप लिखिएगा। इससे क्या होगा कि आपको फुल इंफॉर्मेशन पता चलेगी। ठीक है, नहीं पता है गूगल कर लीजिएगा। Consider the following statement and select the option that indicate the correct role of media in democracy। यानी निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उस विकल्प का चयन करें जो लोकतंत्र में मीडिया की सही भूमिका को दर्शाता है। यानी लोकतंत्र में मीडिया का क्या रोल है ना।
व्हाट इज द रोल ऑफ मीडिया इन आवर लोकतंत्र, आपको ये बताना है। तो ये आपको तीन आपको स्टेटमेंट दिए हैं और आपको बताना है कि क्या तीनों स्टेटमेंट जो है वो मीडिया का रोल बता रहा है हमारे लोकतंत्र में, हमारे डेमोक्रेसी में। तो पहला क्या है, इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को जानकारी प्रदान करनी चाहिए। बिल्कुल सही है कि समाचार के माध्यम से हमें नॉलेज प्राप्त होता है। अगर हम समाचार देखते हैं तो हम क्या रहते हैं, हमारी अवेयरनेस बढ़ती है, हमारी अवेयरनेस हमें पता होता है कि देश दुनिया में क्या होता है। तो समाचारों के माध्यम से नागरिकों को जानकारी प्रदान कराना ये मीडिया का काम है और ये लोकतांत्रिक मीडिया का काम है। ठीक है, इसे अपने समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से विज्ञापन दाता और दृष्टिकोण प्रदान करनी चाहिए। इसे सभी वर्गों के विचार पर चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, इट शुड प्रोवाइड द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एडवर्टाइजर थ्रू इट्स न्यूज़ प्रोग्राम। ये बात भी सही है कि अब समाचार कार्यक्रम के माध्यम से विज्ञापन दाता का दृष्टिकोण प्रदान करना चाहिए, ये बात भी सही है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है कि इन्हें सभी वर्गों के विचारों पर चर्चा करनी चाहिए, ठीक है ना। तो सभी, इट मस्ट डिस्कस द व्यू ऑफ ऑल सेक्शन, है ना। तो ऑल सेक्शन के व्यू पर चर्चा करनी चाहिए। देखिए कहीं कहीं यहाँ पे अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरह से लोगोगे कि सभी वर्गों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, तो ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन हर टॉपिक को आप डिस्कस करें, बहुत सारे टॉपिक जो होते हैं वो कंट्रोवर्शियल टॉपिक होते हैं, तो क्या होता है, इससे क्या होगा कि गलत इंफॉर्मेशन जाएगा। तो हम इस ऑप्शन के साथ नहीं जाएंगे। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मेरे ख्याल से केवल ए और बी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर ए होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप। एडवर्टाइजमेंट की बात हो रही है, विज्ञापन की बात करिए, तो आपको इसमें बताना है कि 4 विज्ञापन दिया हुआ है, यानी आपने टीवी में 4 विज्ञापन देखा। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा विज्ञापन है जो कि जेंडर स्टीरियोटाइप को दर्शाता नहीं है, जेंडर स्टीरियोटाइप का एग्जाम्पल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन लिंग रूढ़िवादी का उदाहरण नहीं है। लेकिन इसमें क्या देखना होगा कि आपको देखना होगा कि महिलाओं को क्या दिखाया जा रहा है कि एक अलग फिक्स रोल में दिखाया जा रहा है, उसको आपको देखना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है अ गर्ल प्लेइंग फुटबॉल इन एन एडवर्टाइजमेंट फॉर ए स्पोर्ट्स शूज। ये जेंडर स्टीरियोटाइप को नहीं दर्शा रहा है, क्योंकि ये क्या है, हमें वही देखना था। यहाँ पे हमको आंसर पहला ही में मिल गया है, फिर भी हम इन सारे ऑप्शन को चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिखाया रहा है कि स्पोर्ट्स शू के विज्ञापन में फुटबॉल खेलती हुई लड़की, यानी एक विज्ञापन आप देख रहे हो जिसमें स्पोर्ट्स शू का विज्ञापन है, यानी जो खेलने वाले जूते का विज्ञापन है, जिसमें महिला को दिखाया जा रहा है, एक लड़की को दिखाया जा रहा है कि वो फुटबॉल खेल रही है। तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है, लिंग रूढ़िवादी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम क्या मानते हैं, रूढ़िवादी क्या होता, हम जब यहाँ पे लड़के को खेलते दिखाते तो हम क्या दर्शाते कि फुटबॉल जो है वो सिर्फ लड़के ही खेल सकते हैं, क्रिकेट जो है वो सिर्फ लड़के ही खेल सकते हैं, क्योंकि लड़के क्या होते हैं, जो बॉयज होते हैं वो फिजिकली स्ट्रांग होते हैं वीमेन से। तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप को, लेकिन हमारा आंसर यही होगा, क्योंकि हमें नॉट द एग्जाम्पल ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप। लेकिन और एग्जाम्पल को आप देखना है, अ मदर मेकिंग टी इन एन एडवर्टाइजमेंट फॉर टी ब्रांड। अब आपसे अक्सर आप देखते हो कि एडवर्टाइजमेंट में जब आप चाय की जो एडवर्टाइजमेंट आती है, चाय के ब्रांड के विज्ञापन में चाय बनाते हुए अक्सर महिलाएं दिखती हैं। क्यों दिखती हैं, ये जेंडर स्टीरियोटाइप को दिखा रहा है। क्यों, क्या आप पुरुष जो है वो चाय नहीं बनाते हैं, आप चले जाओ स्टेशन पर, आपको मोस्टली आपको जो पुरुष होंगे वही चाय बनाते हुए दिखेंगे। तो ये आपको दिखाना, हाँ, जो एडवर्टाइजर होते हैं, जो एड बनाते हैं, उनको ये देखना चाहिए कि कोई ज़रूरी नहीं कि महिलाएं ही चाय, हाँ अक्सर मदर ही आपके घर में या आपके घर में जो भी लेडीज है बनाती हैं, लेकिन ऐसा ये कहना कि सिर्फ वही बना सकते हैं, पुरुष नहीं बना सकते, ये गलत होगा और ये जेंडर स्टीरियोटाइप है, ये लिंग रूढ़िवादी है। ठीक है, लिपस्टिक के विज्ञापन में मेकअप करती हुई महिला, ये भी है कि लिपस्टिक के विज्ञापन में, कार के विज्ञापन में पति द्वारा ऑफिस छोड़े जाती महिला, यानी कार के विज्ञापन में क्या दिखाया जा रहा है कि ऑफिस क्या है, महिला को ऑफिस, हस्बैंड जो है वो महिला को क्या कर रहा है, ऑफिस छोड़ने जा रहा है कार से, है ना। क्या वो कार महिला ड्राइव नहीं कर सकती है, तो ये भी बात गलत है। तो हमारा आंसर क्या होगा कि स्पोर्ट्स के विज्ञापन में, स्पोर्ट्स शूज के विज्ञापन में एक महिला जो है, एक लड़की जो है वो फुटबॉल खेल रही है, यही जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है। ऑप्शन नंबर ए के साथ, फर्स्ट के साथ हम जाएंगे। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, आइडेंटिफाई द कॉन्टिनेंट फ्रॉम द गिवन फीचर ए एंड बी, यानी दी गई विशेषताओं ए और बी से महाद्वीप की पहचान कीजिए। यानी हमने बताना है कि ये किस महाद्वीप के बारे में बात बताई जा रही है। पहला है आपका पहला कथन जो है, पहला स्टेटमेंट है, इट इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज इंटायरली इन अ सर्दर्न हेमिस्फीयर। यह सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा क्या बोल रहा है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड आइलैंड कॉन्टिनेंट, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। ये किसकी बात हो रही है? ये ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है ना। ऑस्ट्रेलिया क्या है? पूरी तरीके से ये सर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया है ना। सबसे बड़ा एशिया है और सबसे छोटा जो है वो कौन है? आपका ऑस्ट्रेलिया है। अब आपको एक बात और मैंने बताई थी, जो आपका अफ्रीका था, अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे आपकी इक्वेटर जो आपकी इक्वेटर भी रन करती है, कर्क रेखा और मकर रेखा, यानी विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, एक ऐसा कॉन्टिनेंट है अफ्रीका जिससे तीनों लाइन जो है वो क्या करती है? गुजरती है। ये आप याद रखना कि क्वेश्चन भी बन सकता है या बना भी होगा कि कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है, कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिससे विषुवत रेखा भी पास करती है, कर्क रेखा भी पास करती है और मकर रेखा भी पास करती है। तो वो होगा आपका अफ्रीका, है ना। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा था सबसे छोटा कौन है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। और यही इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके बगल में छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड है ना। तो चलिए एक बार ध्यान मैप में देखेंगे कि कैसे हम बोल रहे हैं। देखिए सबसे बड़ा आपका यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। फिर आपका यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ये मिडिल ईस्ट हो गया, लेकिन ये मिडिल ईस्ट एशिया का ही पार्ट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है ये है ऑस्ट्रेलिया। पहला कथन क्या कह रहा था कि पूरी तरीके से सर्दर्न हेमिस्फीयर में है, दक्षिणी गोलार्ध में है। तो ये देखिए, ये जो आपका इक्वेटर है ना, 0 डिग्री इक्वेटर होता है जिसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा, 0 डिग्री होता है। तो इससे ऊपर आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा, उत्तरी गोलार्ध, और इससे नीचे आपको दक्षिणी गोलार्ध होता है जिसको हम सर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ये पूरी तरीके से सर्दर्न हेमिस्फीयर में है। और इस यहाँ पर देखिए छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड आपको दिख रहे हैं, द्वीप दिख रहे हैं, इसीलिए इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। As we move away from the sun in a solar system, जैसे जैसे हम सौर मंडल में सूर्य से दूर जाएंगे तो क्या होगा? आपको 4 रीजन बताया हुआ है, चारों में से होगा क्या? पहला क्या बोल रहा है कि ग्रहों द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगने वाला समय बढ़ता जाएगा। बिल्कुल सही बात है कि जैसे जैसे हम सूर्य से दूर जाएंगे, है ना, जैसे जैसे हम सूर्य से दूर जाएंगे तो जैसे क्या हमने क्या दिखाया कि 8 प्लैनेट है, 8 ग्रह है ना, ऐसे 8 ग्रह होते हैं। तो जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो वैसे वैसे सूर्य की परिक्रमा करने का जो समय है ना, वो बढ़ता जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे क्या दिखाया है कि 88 डे में क्या होती है, मरकरी जो होती है, जो सबसे पास में है सूर्य के, जिसको हम बुध बोलते हैं, उसको कितना दिन लगता है सूर्य की परिक्रमा करने में? 88 दिन लगता है, ठीक है ना। वही अगर हम सबसे लास्ट में चले जाएंगे, कौन सा होता है सबसे लास्ट में? आपका नेपच्यून होता है। तो नेपच्यून को सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये बात सही है कि ग्रहों द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगने वाला समय बढ़ता जाएगा जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, है ना। तो ये बात सही है और यही हमसे पूछ रहा था कि क्या होगा जब हम सूर्य से दूर चले जाएंगे। टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द सन डिक्रीज नहीं करेगा। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे समय भी हमारा बढ़ते जाएगा सूर्य की परिक्रमा करने का, ठीक है। साइज ऑफ द प्लैनेट डिक्रीज नहीं करेगा। प्लैनेट इज वेरी क्लोजली टू सन आर मेड अप ऑफ गैसेज एंड लिक्विड एंड द प्लैनेट फार अवे फ्रॉम द सन आर मेड अप ऑफ रॉक। ये बात नहीं की जा रही, ये बात इससे रिलेटेड नहीं है। यानी ग्रहों द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगने वाला समय घटता जाएगा, ये गलत है, उल्टा होगा, पढ़ेगा। ग्रहों का आकार धीरे धीरे छोटा होगा, ऐसा थोड़ी ना है। जब ग्रहों का आकार धीरे धीरे छोटा होता तो लार्जेस्ट प्लैनेट जिसको हम बृहस्पति कहते हैं, वो तो सन के 5वें नंबर पर आता है,
तो वो उसका साइज तो छोटा होना चाहिए अर्थ से, लेकिन ऐसा है नहीं, है ना, तो ये गलत है। अब यहाँ पर देखिए हम किसके साथ जानने वाले हैं, ऑप्शन नंबर 1 के साथ, कि जैसे जैसे हम सूर्य से दूर जाएंगे हमें परिक्रमा करने का समय भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, पहले हम एक बार सोलर सिस्टम को देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हमारा सन है, सबसे पास में कौन है, आपका ये मरकरी है जिसको हम बुध बोलते हैं। ठीक है, बुध को सन की परिक्रमा करने में कम समय लगता है, क्योंकि यहाँ पे उसको कम दूरी तय करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे नेपच्यून आ जाए तो नेपच्यून को देखिए कितना टाइम लग रहा है, इसका जो आप सर्कल देख रहे हो कितना ज़्यादा रेडियस, आपका डायमीटर कितना ज़्यादा है, तो इसको ज़्यादा समय लगेगा, यही आपको बोला जा रहा था। एक ऑप्शन था उसमें कि जैसे जैसे हम दूर जाएंगे ग्रहों का जो साइज है वो छोटा होगा, तो दूर जाने पे साइज छोटा होना चाहिए, तो यहाँ पे जुपिटर का साइज जिसको हम बृहस्पति बोल रहे हैं, इसकी साइज तो बड़ी है ना, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है हमें। इमेजिन इफ द अर्थ इज नॉट इंक्लाइंड टूवर्ड्स द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। कल्पना करें कि यदि पृथ्वी अपनी कक्ष के तल की ओर झुकी हुई ना हो तो देखिए हमें क्या पता है कि पृथ्वी जो है वो जियोइड शेप की है, इस तरह का कुछ शेप है ना, ऐसे फ्लैट है और ये थोड़ा सा उभरा हुआ है, इस तरह का हमारा पृथ्वी है, ये शेप है हमारे पृथ्वी के, और वो स्लाइटली झुका हुआ है, टिल्टेड है ना, अपने अक्ष पर थोड़ा सा झुका हुआ है हमारा पृथ्वी, ये हम पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या होगा जब पृथ्वी अगर अपने अक्ष पर झुकी हुई नहीं रहती, अभी तो झुकी हुई है, अगर नहीं झुकी हुई तो आपको कल्पना करना है, इमेजिन करना है कि क्या होगा। तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है पॉसिबल आपको बताना है, पॉसिबिलिटी यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे अपनी क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी एनालिसिस, आपको यहाँ पे एक तरीके से अपनी क्रिएटिविटी, मतलब जो आप यहाँ पे लगा सकते हैं आप लगाइए। तो यहाँ पे क्या होगा, द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन विल मैच विद द लॉन्गिट्यूडनल लाइन, यानी प्रकाश वृत्त अनुदैर्ध्य रेखाओं से मेल खाएंगे। लॉन्गिट्यूडनल लाइन का मतलब होता है ये जो खड़ी होती है वो लॉन्गिट्यूडनल, जिसको हम देशांतर बोलते हैं, और लेटी हुई लाइन को हम क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। तो यहाँ पे दोनों मिल जाएगी तो बिल्कुल सही। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन से क्या होता है, एक तरफ आपका दिन होता है तो एक तरफ रात होता है, वो होता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, एक तरफ दिन को दिखाता है और एक तरफ रात को दिखाता है। तो दोनों क्या हो जाएगा, दोनों मिल जाएगा। जब आपकी पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई नहीं होगी तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन और लॉन्गिट्यूडनल लाइन एक हो जाएगा, दोनों मैच हो जाएगा, ये बात सही है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन विल मैच द लॉन्गिट्यूड, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन ये है और लैटिट्यूड ये है, तो ये कहाँ से मिलेगा नहीं। ठीक है, तो ये गलत हो गया। देयर विल बी नो सीजनल वेरिएशन इन अ पर्टिकुलर रीजन, बिल्कुल सही है। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई नहीं रहेगी तो एक पार्ट पे आपके सीजन का वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, किसी विशेष क्षेत्र में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होंगे, क्योंकि क्या है वो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। और क्या होता है कि पृथ्वी जो है सन के चारों ओर घूमती है, तो उससे क्या होता है, उससे सीजन में परिवर्तन आता है ना, तो ये नहीं होगा। देयर विल बी मोर देन सीजनल वेरिएशन इन अ पर्टिकुलर रीजन, ये गलत है। तो आपका यहाँ पे सही होगा कि ऑप्शन नंबर ए और सी कि किसी विशेष क्षेत्र में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होंगे, ये होगा। और ऑप्शन नंबर ए प्रकाश वृत्त, यानी यहाँ पे देशांतर रेखाएं जो होंगी वो प्रकाश वृत्त से मेल खा लेंगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए के साथ, फर्स्ट के साथ आप जा सकते हैं। ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, अ ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ हाउ मेनी ईयर इन इंडिया, यानी भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है, कितने साल के लिए मुखिया या सरपंच चुने जाते हैं, तो वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। 5 साल के लिए ग्राम पंचायत की चुनाव होती है और 5 साल के लिए मुखिया या सरपंच चुने जाते हैं। What is the designation of a person in charge of a police station, यानी पुलिस थाने के प्रभारी व्यक्ति का पद नाम क्या होता है, यानी उस पोस्ट का क्या नाम है, जो कि एक पुलिस स्टेशन होता है उसका एक आभारी होता है, जिसको हम बोलते हैं पर्सन, जिसके पास इंचार्ज रहता है पुलिस स्टेशन का, तो
पोस्ट को क्या बोलते हैं, उसके डेजिग्नेशन को क्या कहते हैं आपको बताना है। पद नाम, डेजिग्नेशन का मतलब होता है उसके पद का क्या नाम होता है, तो होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SHO बोलते हैं। SHO हम बोलते हैं ना, बहुत कुछ ऐसा बात होता है तो हम जाते हैं पुलिस स्टेशन में तो हम बातें करते हैं कि हमने SHO से बात किया, तो उसका HSO का फुल फॉर्म होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर। स्टेशन हाउस ऑफिसर जो होता है उसको इंचार्ज होता है पुलिस स्टेशन का, और उसके पद का नाम स्टेशन हाउस ऑफिसर है, SHO। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। The amendment about in 2005 to the Hindu Succession Act provide for which of the following, यानी हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम में 2005 में लाया गया संशोधन निम्नलिखित में से किसके लिए प्रावधान करता है। यानी 2005 में जो हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम आया था और उसमें संशोधन किया गया था, तो उसमें किसकी बात की गई थी आपको बताना है। तो क्या बात की गई थी, राइट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी टू ओपन द रिलीजियस स्कूल, ये नहीं था। यानी अल्पसंख्यकों समुदाय को धार्मिक स्कूल खोलने का अधिकार, ये बात नहीं कही गई थी। उसके बाद क्या था, महिलाओं को पारिवारिक संपत्ति में समान हिस्सा पाने का अधिकार, यही था, है ना। कि जो लड़कियां होती हैं, घर की लड़कियां होती हैं, जैसे मान लीजिए कि प्रॉपर्टी है, 2 भाई है और 1 बहन है, तो जब प्रॉपर्टी है तो ये तीनों में बराबर होगा, है ना। 2 भाइयों और बहनों में बराबर, बहन जो होगी वो बराबर की हिस्सेदार होगी अपने पिता की संपत्ति में, ये बात कही गई थी। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 2005 की बात है ये। ठीक है, तो ये बात सही है। हिंदू समुदाय को विवाह को नियंत्रित करने वाले विशेष कानून रखने का अधिकार, ये भी नहीं होगा। पुरुषों को तलाक के बाद मुआवजा देने से खुद को बचाने, इसकी भी बात नहीं की थी। सिंपली आपको हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 2005 के संशोधन में ये बात की गई थी कि लड़का और लड़की दोनों में प्रॉपर्टी इक्वली डिवाइडेड होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, राइट ऑफ द वुमेन टू हैव अ इक्वल शेयर इन अ फैमिली प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। Who is considered as the final interpreter of Indian Constitution? भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है, जुडिशरी को। याद रखिएगा, जुडिशरी को माना जाता है। न्यायपालिका जो है वो भारतीय संविधान की अंतिम व्याख्याता है। ठीक है, अंतिम जो रोल प्ले कौन करता है, न्यायपालिका, जिसको जुडिशरी हम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर है कि द प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसाइड एक्ट 1989 was enacted to provide justice to which of the following community, यानी अत्याचार निवारण अधिनियम। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए कि क्वेश्चन बनेगा कि अत्याचार निवारण अधिनियम कब आया था, तो 1989 में आया था, 1989 में आया था। किसके लिए आया था, किस कम्युनिटी के लिए आया था, किस समाज के लिए आया था, निम्नलिखित में से किस समुदाय को न्याय प्रदान करने के लिए बनाया गया था। यानी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 किसके लिए आया था, किस समाज को न्याय दिलाने के लिए आया था, तो याद रखिएगा SC और ST के लिए, SC ST के लिए आया था। ठीक है, SC यानी शेड्यूल्ड ट्राइब, ST मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब, और ये शेड्यूल्ड कास्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे आदिवासी, ST यानी शेड्यूल्ड ट्राइब आदिवासी, और SC यानी शेड्यूल्ड कास्ट दलित, यानी ऑप्शन नंबर C के साथ हम जाएंगे, ट्राइब एंड दलित। दलित को अब हम क्या बोलते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट बोलते हैं, और ट्राइब्स को, आदिवासी को हम बोलते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। अ पॉलिटिकल सिस्टम having more than one level of government can be described as, एक से अधिक स्तर की सरकार वाले राजनीतिक व्यवस्था को डैश के रूप में वर्णित किया जाता है। तो एक से अधिक है, एक से अधिक स्तर है हमारे न्याय व्यवस्था में, गवर्नमेंट में, है ना। जैसे सेंट्रल में अलग है, राज्य में अलग है ना, फिर आपकी जिला में अलग है, तो अलग अलग लेवल है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं संघीय, फेडरल। क्या बोलते हैं उसको हम, फेडरल कहते हैं। ऑप्शन
ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी प्रमोट सोशल जस्टिस, यानी आपको 2 पॉलिसियां बताई गई है किससे आप सोशल जस्टिस प्रमोट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को बढ़ावा देगी। कौन सी नीति, 2 नीतियां हैं, कौन सी नीति जो है वो सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती है। पहला है सूचीबद्ध दलित उम्मीदवारों के लिए सरकारी रोजगार में सीटों का आरक्षण और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम एक्ट, यानी आपको क्या करना है, मिनिमम वेजेस देना है, ऐसा नहीं कि अत्याचार करना है। जो मिनिमम वेजेस जो है, जो मिनिमम मजदूरी है ना, जो सरकार निर्धारित की है, आपको मजदूर को देना ही है। ये सामाजिक न्याय व्यवस्था को बढ़ाती है कि जो मजदूर है दिन भर मान लीजिए काम कर रहा है, 8 घंटा आपके पास कर, तो दिन भर की जो मजदूरी है, जो बेसिक मजदूरी सरकार ने तय की है, वो आपको देना ही होगा और इससे क्या होगा, सामाजिक न्याय व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगी। दूसरा है कि जो अति पिछड़े वर्ग हैं, है ना, जो अनुसूचित जनजाति वाले लोग हैं, है ना, कास्ट है, उनको क्या दिया गया है, आरक्षण दिया गया है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में, गवर्नमेंट जॉब में उन्हें आरक्षण दिया है, सीट रिजर्वेशन मिला है, तो इससे भी क्या होगा, सामाजिक न्याय बढ़ेगा और जो लोग बहुत पिछड़े हैं उनको आगे आने का मौका मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों सही है, बोथ ए एंड बी यहाँ पे सोशल जस्टिस को क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, local people of Ottawa Reservoir area organized to demand which right related to their livelihood in 1990, यानी तावा जलाशय क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने 1990 के दशक में अपनी आजीविका से संबंधित किस अधिकार की मांग के लिए संगठित हुए थे। ये कि तावा जलाशय जो है, तावा रिजर्वायर है, वहाँ के स्थानीय लोगों ने 1990 में एक क्या किया था, एक अपने अधिकार के लिए अपने अधिकार की मांग की थी और वो संगठित हुए थे। तो उसमें किस अधिकार की उन्होंने बात की थी, तो उन्होंने बात की थी फिशिंग राइट का, है ना, मछली पकड़ने का अधिकार की बात उन्होंने की थी। जो तावा रिजर्वायर, तावा जलाशय के आसपास जो लोग रहते थे, स्थानीय लोग, उन्होंने कहा था कि हमें मछली पकड़ने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि वहां पे उनको रोका गया था। ये कब की बात है, 1990 की बात है। अब तवा जलाशय जिसको हम बोल रहे हैं, तवा जलाशय, ये है कहाँ, तो ये एमपी में है। एमपी में कहाँ है, तवा रिवर पे सिचुएटेड है। इट इज सेटल ऑन द बैंक ऑफ तवा रिवर सिचुएटेड इन होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। एमपी के होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में तवा रिजर्वायर है, तवा रिवर के पास बना हुआ है। ठीक है, कब आया था ये, कब इन्होंने राइट्स की बात करी थी, 1990 की बात है। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, चूज द डिस्क्रिप्शन दैट द बेस्ट रिप्रेजेंट डाइवर्सिटी फ्रॉम अमंग द पीपल। निम्नलिखित में से विविधता को सर्वोत्तम रूप से दर्शाने वाला विवरण को चुनिए। विविधता को, है ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को, हमारे देश में अलग अलग कल्चर के लोग हैं, है ना, अलग अलग तरह के लोग हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारे में देखती है। तो उसमें आपको कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो उसको क्या कर रहा है, सपोर्ट करेगा। तो सबसे पहले क्या देखना, इट लीड टू डिस्क्रिमिनेशन अमंग द पीपल। डिस्क्रिमिनेशन अमंग द पीपल यानी लोगों को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए, ये नेगेटिव ऑप्शन है ये। इट लीड टू सिमिलरिटी ऑफ द पीपल, ये भी नहीं है। इट एक्सेप्ट, यहाँ पे देखिए, इट एक्सेप्ट डिफरेंसेस अमंग द पीपल, यानी यह लोगों के बीच मतभेदों को स्वीकार करती है। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई ऊंची जाति का है, कोई नीची जाति है, सबको एक्सेप्ट करता है, सबके डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करता है ना। ये लोगों के बीच मतभेदों को स्वीकार करता है, यही है डिस्क्रिप्शन दैट बेस्ट रिप्रेजेंट डाइवर्सिटी। निम्नलिखित में से विविधता को सर्वोच्चम रूप से दर्शाने के लिए हम इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 जो है वो सही हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन देखिए, इस एक्सेप्ट इनइक्वलिटी यानी असमानता को हम बढ़ावा देंगे, स्वीकार करेंगे, ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सी के साथ जा सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के कुल 20 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आएगा। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी, क्लास और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूंगी आपको, और कोशिश करूंगी कि जो टॉपिक मैंने अभी तक नहीं पढ़ाए हैं उसको यहाँ पे मैं कवर करा दूं, है ना। समय कम था और क्लासेस बहुत लेने थे। मैं आपको पता होगा कि मैंने बहुत डिटेल में क्लासेस लिए हैं, जो भी मैंने क्लासेस लिए हैं और आपको अच्छे भी लगे थे। तो
उसी तरह के बेहतरीन अगर आप वीडियो आप चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। एक सब्सक्रिप्शन का बटन जो है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन प्रोवाइड करता है, तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।